Myself Dr. Usha Pathak. I am from DAV PG कॉलेज देहरादून. मेरा टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट है बीएड. आज मेरे शिक्षण का विषय विशेष रूप से बीएड के प्रशिक्षार्थियों के लिए है और ये विषय है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड इवैल्यूएशन टूल. हमें टूल्स के एक अच्छे मूल्यांकन उपकरण की क्या विशेषताएं हैं उसको आज हम जानेंगे. जैसे कि सर्वप्रथम मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि मूल्यांकन एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है. हमारे जो नियोजित शैक्षिक कार्यक्रम हैं उनका एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है ये, और ये विद्यार्थी के टोटल ग्रोथ यानी कि पूर्ण अभिवृद्धि से संबंधित होता है. और ये मूल्यांकन की प्रक्रिया हमारे विद्यार्थी के इस टोटल ग्रोथ के लिए जिम्मेदार भी होती है. उसके सतत अभिवृद्धि के लिए ये हमेशा प्रयत्नरत रहती है और सहायक होती है. तो इस तरह से हमारे पास मूल्यांकन का ये कंसेप्ट माना जाता है. यहाँ पर हमें जो मूल्यांकन से संबंधित विद्यार्थी की विभिन्न परफॉर्मेंस, एक्टिविटीज या उसके बिहेवियर्स का आकलन करना होता है. हम मुख्य रूप से विद्यार्थी के जो बिहेवियर्स हैं, जो परफॉर्मेंस हैं, उनको दो भागों में हम बांटते हैं. जैसे कि एक कॉग्निटिव पार्ट माना जाता है और एक दूसरा नॉन कॉग्निटिव पार्ट माना जाता है. इन दोनों क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न प्रकार की सूचनाएं, आंकड़ों और प्रमाणों को एकत्रित करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? हमें टूल्स और टेक्निक्स की आवश्यकता होती है. ये टूल्स और टेक्निक्स, जैसे कि टूल्स के अंतर्गत हमारे विभिन्न प्रकार के परीक्षण टेस्ट आते हैं. इनमें से एक है अचीवमेंट टेस्ट, उपलब्धि परीक्षण है. दूसरा साइकोलॉजिकल इन्वेंट्रीज है, व्यक्तित्व की सूचियां जिसमें होती हैं. चेकलिस्ट होता है, रेटिंग स्केल है. ये सब विभिन्न प्रकार के नाम हैं जो हमारे टेस्ट के हैं. सोशियोमेट्रिक टेस्ट है. इसी तरह से टेक्निक्स की जब हम बात करते हैं तो टेक्निक्स के अंतर्गत हमारा आता है ऑब्जर्वेशन यानी कि प्रेक्षण, इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार, सोशियोग्राम. इसी तरह से समाज मिति तकनीकी भी आता है और गेस हू टेक्निक्स. ये विभिन्न प्रकार की टेक्निक्स हैं. ये दोनों टूल्स और टेक्निक्स के जो विभिन्न प्रकार थे, ये विद्यार्थी से संबंधित उसकी विभिन्न क्रियाओं, उनकी परफॉर्मेंस, उसके व्यवहारों का से संबंधित विभिन्न सूचनाओं का और आंकड़ों का एकत्रित करने में उपयोग किया जाता है इनका. अब हमारे सामने सर्वप्रथम जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हमारे पास जो भी एक टीचर को इन्हीं में से अपने टूल्स और टेक्निक्स का सिलेक्शन करना होता है, और ये निर्भर करता है कि विद्यार्थी की किस प्रकार की क्रिया को, किस प्रकार के व्यवहार को हमें आकलन करना है, किसको मेजर करना है. इसके बाद हमारे जो हम परीक्षण का जो प्रयोग कर रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात उसमें है कि वो उसमें कौन सी ऐसी विशेषताएं होंगी जिससे हम कहें कि हमारा परीक्षण सर्वोत्तम है, उपयुक्त है. तो एक किसी परीक्षण में वो सब विशेषताएं जो उसको एक अच्छी की श्रेणी में, विशिष्ट की श्रेणी में रखती हैं, उसके अंतर्गत जो प्रमुख विशेषताएं आती हैं उनमें सबसे पहला है वैलिडिटी. वैलिडिटी का मतलब है वैधता. वैधता से तात्पर्य है मीन्स अ टूल which serves the purpose for which it is designed is said to possess the characteristics of validity. अर्थात हम उस टूल में उसको वैलिड कहेंगे जो जिस उद्देश्य से बनाया गया है, अगर उसी उद्देश्य की वो पूर्ति करता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर रेलवे के टिकट की बात हम करें, हमें ट्रेवल करना है कहीं, तो हमारा जो टिकट है वो वैलिड होगा किसके लिए? जिस डेट के लिए और जिस डेस्टिनेशन के लिए वो बनाया गया है और जिस ट्रेन के लिए है वो, उसके लिए वैलिड होगा. इसी तरीके से कहने का मतलब है कि ये वैलिडिटी हम, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम बच्चे का रीजनिंग टेस्ट करना चाहते हैं, हम तर्क परीक्षण करना चाहते हैं, तो अगर हम ऐसा टेस्ट बनाते हैं जो बच्चे के फैक्ट्स को रिकॉल कर रहा है तो इट मीन्स वो इनवैलिड होगा. इसी तरीके से अगर हम बच्चे की उन जानकारियों का आकलन करना चाहते हैं जो उसके पूर्व व्यवहार से संबंधित है, जिसे प्रीवियस नॉलेज हम कह रहे हैं, परंतु हमने ऐसे प्रश्न उसमें रख दिए कि जो बच्चा जानता ही नहीं है, तो ये इनवैलिड टेस्ट कहलाएगा. तो वैलिडिटी के लिए बहुत जरूरी है कि वो उस उद्देश्य की पूर्ति करता हो जिस उद्देश्य के लिए वो बनाया गया हो. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक प्रश्न है, प्रश्न के अंतर्गत भी हम वैलिडिटी को देख सकते हैं. एक प्रश्न है, नेम द प्रोडक्ट्स ऑफ द कंबशन ऑफ कार्बन इन एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. यानी कि हमें ऐसे प्रोडक्ट का नाम बताना है कार्बन के जो कि एडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर बनने के बाद बनता है. जब इस तरह का प्रश्न रखा गया तो कंबशन वर्ड की वजह से जब उसको रिप्लेस किया गया बर्निंग से,
तो देखा गया कि प्रश्नों के सही उत्तर ज्यादा संख्या में प्राप्त हुए। तो इसी तरीके से जैसे हिंदी में अगर हम इस कंबशन की बात करें और सपोज हम दहन शब्द का प्रयोग करते हैं अपनी प्रश्नावलियों में, बहुत ही क्लिष्ट शब्दों का, तो बच्चा हो सकता है दहन शब्द को न समझे, उसकी जगह हम जलने वाला या ज्वलनशील इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो ये अपेक्षा उसकी बढ़ जाती है प्रश्न की सही उत्तर को प्राप्त करने की, क्योंकि इसका उद्देश्य, प्रश्न का उद्देश्य विज्ञान के बेसिक कंसेप्ट्स का आकलन करना है, न कि लैंग्वेज का या वोकेबुलरी टेस्ट नहीं है। इसीलिए वैलिडिटी को इस तरीके से हम देखते हैं। नेक्स्ट, रिलायबिलिटी की बात हम करेंगे। हमारे प्रश्न को एक अच्छा बनाने वाला जो गुण है वो है रिलायबिलिटी, यानी विश्वसनीयता। विश्वसनीयता से तात्पर्य क्या है? रिलायबिलिटी ऑफ ए टेस्ट मीन्स consistency of the results of the test in different occasions। विभिन्न परिस्थितियों में जब हमारे परिणामों में, किसी परीक्षण के परिणामों में स्थिरता रहती है, कंसिस्टेंसी रहती है, तो वो रिलायबल कहलाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं, हम बच्चे का कोई मैथमेटिक्स में माना कोई टेस्ट लेते हैं, तो एक टेस्ट जैसे हमने आज लिया और इसके बाद हमने 15 दिन बाद लिया या 1 महीने बाद लिया, अगर बच्चे के जो स्कोर्स हैं उस टेस्ट के अगर सेम रहते हैं तो हम कहेंगे कि वो टेस्ट हमारा रिलायबल है। लेकिन रिलायबिलिटी में कुछ फैक्टर्स हैं बच्चों जो कि वो उसको प्रभावित करते हैं। इनको हम एक्सट्रानियस इंटरवेनिंग फैक्टर्स कहते हैं। ये बाह्य हैं, हस्तक्षेपी हैं और तथ्य हैं। इसको इस दृष्टि में कहेंगे कि जब हमारे परीक्षण को एक अवधि के बाद दूसरी स्थिति में जब वही परीक्षण दोबारा एडमिनिस्टर किया जाता है बच्चों में, तो देखा गया कि शॉर्टर पीरियड में अगर हम करते हैं, माना कि हम 1 वीक के बाद बच्चे को फिर से दोबारा वो मैथमेटिक्स का टेस्ट सॉल्व करने को देते हैं, तो उसमें जो स्कोर्स में जो वेरिएशंस आता है बच्चे के परिणामों में, उसकी वजह क्या हो सकती है? जैसे कि स्टूडेंट्स की मेमोरी, बच्चे की स्मृति उसको प्रभावित कर सकती है। बच्चे का अटेंशन, वो कितना ध्यान दे रहा है, कितनी एफर्ट वो कर रहा है, या उसका थकान, या उसका इमोशनल स्ट्रेन, जो उसका भावनात्मक, जो उसमें एक स्ट्रेस है, और उसका गैसिंग करने की ये जो प्रवृत्ति है, ये सारे शॉर्ट पीरियड को प्रभावित करने वाले वो फैक्टर्स हैं, एक्सट्रानियस इंटरवेनिंग फैक्टर्स हैं, जो बच्चे की परीक्षा परिणामों में अंतर लाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। दूसरी स्थिति में अगर हम उसी परीक्षण को लॉन्गर पीरियड में देते हैं, एक लंबी अवधि के अंतर्गत, तो उस परीक्षण के परिणामों में जो प्रभाव आता है बदलने का, उसकी वजह क्या है? ग्रोथ इन लर्निंग एक्सपीरियंसेस, यानी कि बच्चे की लर्निंग एक्सपीरियंसेस में धीरे धीरे परिपक्वता आने लगती है, मैच्योरिटी आ सकती है ना। उसने कुछ और सीख लिया हो, वो उसमें प्रभाव दिखेगा कि उसके परीक्षण के परिणाम बदल जाएंगे। इसी तरह से चेंज इन हेल्थ, बच्चे की हेल्थ का भी प्रभाव उस पर पड़ेगा। अगर वो बीमार हो गया, बुखार आ गया, या फिर वो पहले अस्वस्थ था लेकिन अब स्वस्थ हो गया, ये भी कह सकते हैं। फॉरगेटिंगनेस, यानी कि भुलक्कड़पना भी हो सकता है। तो एक लंबी अवधि के दौरान, एक छोटी अवधि के दौरान जब हम टेस्ट को रीटेस्ट दोबारा उस बच्चे को करने को देते हैं, तो अक्सर परिणामों में क्या है कि विभिन्नता यानी कि वेरिएशंस आ जाते हैं। तब उस स्थिति में रिलायबिलिटी हमारी हाई होगी या लो होगी, ये निर्भर करता है कि डिग्री ऑफ एरर या वेरिएबिलिटी उस परिणाम में कितनी है। हम उसके आधार पर उसकी हाई और लो रिलायबिलिटी को, विश्वसनीयता को हम चेक करते हैं। तो इस स्थिति में ये फैक्टर्स को हमें कंसिडर करना पड़ता है। इसी तरीके से हम ऑब्जेक्टिविटी की बात करते हैं। तीसरा गुण जो किसी परीक्षण परिणाम में होना चाहिए, परीक्षण में होना चाहिए, एक अच्छे परीक्षण की जो निशानी है वो है ऑब्जेक्टिविटी, यानी कि वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता से क्या तात्पर्य? जैसे कि हम कह रहे हैं कि एज रिलायबिलिटी मीन्स कंसिस्टेंसी इन स्टूडेंट्स स्कोर्स फ्रॉम वन टेस्ट टू द अदर। हमने कहा रिलायबिलिटी का मतलब तो परिणामों में एक स्थायित्व, एक स्थिरता बनी रहनी चाहिए। जब एक स्थिति के बाद जब हम दूसरी स्थिति में वो फिर से दे रहे हैं दोबारा। और ऑब्जेक्टिविटी में हम कहते हैं रिफर्स टू कंसिस्टेंसी इन स्कोरिंग बाय डिफरेंट स्कोरर और इवेल्युएटर। यहां पर हमारी कंसिस्टेंसी किसके लिए है? स्कोरिंग के लिए। जो कौन कर रहा है? एक स्कोरर और इवेल्युएटर कर रहा है, यानी कि डिफरेंट इवेल्युएटर और स्कोरर के द्वारा जो स्कोरिंग की जा रही है, अगर उसमें स्थायित्व बना रहता है तब वो ऑब्जेक्टिविटी की श्रेणी में आता है। तो हम कहेंगे वो वस्तुनिष्ठ है वो परीक्षण हमारा, यानी कि उस टेस्ट के जो परिणाम है वो हमें वस्तुनिष्ठता की तरफ ले जाते हैं। अक्सर हमने देखा है
कि वस्तुनिष्ठता के केस में हमारे जैसे कि जो लॉन्ग आंसर टाइप के, जो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, उसमें अक्सर टीचर्स की अपनी पर्सनल बायसनेस का प्रभाव पड़ जाता है। अलग अलग तरीके से सब्जेक्टिविटी होने से वो परिणाम प्रभावित होते हैं। जबकि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस, वन वर्ड आंसर क्वेश्चन होते हैं, उनमें हमेशा कंसिस्टेंसी बनी रहती है। पर फिर भी एक अच्छी टेस्ट को हम तब कहेंगे जब उसमें ऑब्जेक्टिविटी हो, यानी कि विभिन्न स्कोरर के द्वारा या इवेल्युएटर्स के द्वारा जब भी वो उसका आकलन किया जाए, स्कोरिंग किया जाए, तो सभी लोग एक ही तरीके के परिणाम में पहुंचे। तो ये कंसिस्टेंसी इन स्कोरिंग है। जबकि यहाँ पे कंसिस्टेंसी किसमें थी? स्टूडेंट्स के स्कोर्स की बात कर रहे हैं कि जो उसने स्कोर प्राप्त किए, जो अंक प्राप्त किए, उसमें कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। आज अगर वो 50% की श्रेणी में है तो एक महीने बाद उसका जो अगर योग्यता का हम सही आकलन करने वाला परीक्षण अगर बना रहे हैं अचीवमेंट टेस्ट का, तो वो भी 50% होगा या थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, लेकिन अधिक नहीं। इसी तरह से नेक्स्ट है हमारा प्रैक्टिकेबिलिटी, यानी कि व्यवहारिकता। व्यवहारिकता से तात्पर्य है कोई टूल हमारा इवेल्युएशन का कब अच्छा कहलाएगा? जब वो बिल्कुल व्यवहारिक हो। व्यवहारिक मतलब है जब हम उस टूल को एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है जब हम बच्चों को उसको हल करने के लिए देते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। जब हम एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हो इजीली, अगर हम उसमें उस परीक्षण के जो परिणाम है उनकी स्कोरिंग हम कर सकते हो आसानी से, और उन परिणामों की अगर हम व्याख्या कर सकते हैं, तो हम कहेंगे वो प्रैक्टिकेबल है, यानी कि व्यवहारिक है। यानी प्रैक्टिकेबल होने के लिए वो अच्छा क्या होना चाहिए? उसमें एडमिनिस्ट्रेशन, स्कोरिंग और इंटरप्रिटेशन आसान होना चाहिए, इजी होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए। साथ ही साथ हमने इकोनॉमिकल भी लिखा है, इकोनॉमिकल इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड कॉस्ट। इससे क्या तात्पर्य है कि आर्थिक रूप से, यानी कि टाइम और कॉस्ट को ध्यान में रखकर वो बिल्कुल इकोनॉमिकल होना चाहिए। ऐसा परीक्षण जो बहुत अत्यधिक समय और बहुत अत्यधिक श्रम के बाद और बहुत पैसा इन्वेस्ट करके अगर हमने वो बना भी लिया, तो वो हमारा एक अच्छा इवैल्यूएशन टूल नहीं कहलाएगा। इसके लिए आवश्यक है कि ये खूबी भी उसमें होनी चाहिए। लास्ट में है हमारा यूजफुलनेस की बात हम कर रहे हैं, यानी कि उपयोगिता की बात हम कर रहे हैं। उपयोगिता से मतलब है कि ये टेस्ट जो हमने सेलेक्ट किया है, इस टेस्ट में ये टेस्ट उपयोगी होना चाहिए। किसके लिए होना चाहिए उपयोगी? ये टीचर्स के लिए भी होना चाहिए और ये स्टूडेंट्स के लिए भी होना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब है इस टेस्ट की परिणाम फीडबैक की तरह प्रयुक्त किए जा सकते हैं। यानी ये फीडबैक क्या होना चाहिए? इट इज हेल्पफुल टुवर्ड्स टीचर्स एंड टुवर्ड्स स्टूडेंट्स ऑल्सो। जैसे टीचर्स के लिए किस तरह से ये फीडबैक होना चाहिए इन टेस्ट के परिणामों से? फॉर मेकिंग टीचिंग इफेक्टिव, यानी एक टीचर इन परीक्षण के परिणामों से अगर अपने शिक्षण में को प्रभावशाली बना सकता है, तो हम कहेंगे वो टेस्ट सबसे बढ़कर है। इसी तरह से वो टेस्ट अगर विद्यार्थी की स्ट्रेंथ और वीकनेस को जानने में मदद करता है, तो इट मींस हम कहेंगे वो टेस्ट हमारा गुड टेस्ट है। तो इस तरीके से हमारे पास एक टेस्ट को कि जो अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिनको हम अच्छी श्रेणी में लाने के लिए हम कह सकते हैं कि ये परीक्षण हमारा कितना बेहतर है, कितना उपयोगी है, ये विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार से उनके परीक्षा आकलन में सबसे सार्थक और रेलिवेंट तरीके से हमें आंसर देगा। तो उसमें सबसे पहले आपने देखा वैलिडिटी यानी कि वैधता की बात हमने करी, रिलायबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता की बात हमने करी, ऑब्जेक्टिविटी यानी कि वस्तुनिष्ठता भी होनी चाहिए, उसमें अलग अलग इवेल्यूएटर के द्वारा बदलाव नहीं आने चाहिए, किसी ने कुछ मार्क्स दिए, किसी ने कुछ मार्क्स दिए, और प्रैक्टिकेबिलिटी यानी कि वो व्यवहारिक होना चाहिए, उपयोग में लाने के लिए उसमें व्यवहारिकता होनी चाहिए, वो सरल होना चाहिए। तो बच्चों आज हमने इस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड इवैल्यूएशन टूल को लिया।